करते हैं दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश। सबका शासक जो है अलग अलग है। जैसे कि मैं बता दूं, गुलाम वंश में टोटल 11 शासक हैं, ये जान लीजिए, जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं अभी 11 शासक के बारे में। खिलजी वंश की बात करें तो उसमें 5 शासक हैं, ये ध्यान रखना है। तुगलक वंश की बात करें तो उसमें 9 शासक थे तुगलक वंश का, ठीक है। और फिर सैयद वंश की बात करें तो 4 शासक था, याद रखिएगा। और लोदी वंश का 3 ही शासक है, जो कि आप जानते हैं। लोदी वंश में बहलोल लोदी था, सिकंदर लोदी था और इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी अंतिम था, आप जानते हैं क्यों था, क्योंकि इसके बाद पानीपत का युद्ध हुआ, उसके बाद बाबर का आ गया था, मतलब मुगल वंश का समय आ गया था। ये क्लियर हो गया। तो अब चलिए जानते हैं और पढ़ाई शुरू करते हैं, इसमें टाइम वेस्ट ना करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देख रहा होगा कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, बताइएगा। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, बताइए। तो गुलाम वंश का संस्थापक आप जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक था। अब चलिए जानते हैं कि क्या बात है, खासियत अब सुनते हैं इसमें। तो देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो गुलाम वंश का जो है संस्थापक था, जो कि हम जानते हैं, जिसे मोहम्मद गौरी ने नियुक्त किया था। किसने किया था? मोहम्मद गौरी ने नियुक्त किया था। तो आपसे पूछता है कि मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ने किसकी स्थापना की दिल्ली में? तो गुलाम वंश की स्थापना की, ठीक है। और बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक का समय काल अगर पूछे तो 1206 से लेके 1210 तक था, सॉरी 1210 तक था। क्लियर हो गए? आगे बात करते हैं। आगे है कि इस वंश ने, कौन वंश ने, मतलब गुलाम वंश ने दिल्ली की सत्ता पर 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा था। दिल्ली सल्तनत पे याद रखिएगा, गुलाम वंश जो है शासन कब से कब तक किया था? तो 1206 से लेके 1290 तक किया था, जिसमें से 1206 से 1210 तक जो है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक सत्ता पे रहा। ये जान गए, ठीक है। अब जानते हैं इस वंश, बाहरी आवाज को इग्नोर करिएगा। इस वंश के शासक, इस वंश के शासक या संस्थापक जो है गुलाम गुलाम थे, मतलब गुलाम या दास वंश कहिए या गुलाम वंश कहिए, एक ही थे। और एक बात ध्यान रखिए, ये राजा नहीं थे, गुलाम थे। गुलाम बन के सत्ता पे शासन करते थे। राजा जो है आपका मोहम्मद गौरी जो था, बैठा हुआ था अपनी सत्ता पे। बाद में इसी में चेंज होते रहेगा, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। अभी अभी तो जान लीजिए कि अभी गुलाम थे। इसलिए इस वंश को जो है मामलुक वंश भी कहा जाता है। मामलुक वंश होता है कि किसी के अंडर, किसी के अकॉर्डिंग बैठाया गया, गुलाम कहिए, दास कहिए, उसी को कहा गया है। तो मामलुक वंश भी कहा जाता है गुलाम वंश को, ठीक है। ये क्लियर हो गए। इससे सवाल आएगा तो क्लियर हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, तो दूसरा क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि दिल्ली का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का अगर पूछे वैधानिक सुल्तान कौन था, बता सकते हैं, तो आप जानते हैं ऑप्शन नंबर जो है इल्तुतमिश था। कौन था? ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश की अगर बात करें तो उससे पहले जान लीजिए इल्तुतमिश का शासनकाल अगर है तो 1210 से था, क्योंकि 1210 से लेके 1236 तक रहेगा। अब चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। वैधानिक मतलब वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है इल्तुतमिश को, ये भी जान लीजिए। फरवरी 1229 में बगदाद के खलीफा से इल्तुतमिश को प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ, ठीक है। क्या प्राप्त हुआ? प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र को कहा जाता था उसके समय में गुलाम वंश में इलहत। क्या कहा जाता था? इलहत। ये इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिए, आपसे पूछेगा बीपीएससी वाले के लिए स्पेशली मैं बता रहा हूं कि जो बगदाद के जो खलीफा होते थे उनसे प्रमाण पत्र मिलता था, ठीक है। तो ये इल्तुतमिश को मिला और इल्तुतमिश को प्रमाण पत्र मिला, उसे कहा जाता था इलहत, जो कि इल्तुतमिश को प्राप्त हुआ था। क्लियर हो गए? चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि खलीफा ने इल्तुतमिश को सुल्तान ए आजम की जो है उपाधि प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? सुल्तान ए आजम की उपाधि प्रदान करते हैं। तो आपसे ये पूछता है कि भाई इल्तुतमिश को कौन सी उपाधि प्रदान की गई? सुल्तान ए आजम। कौन किया? खलीफा। कहाँ के खलीफा? बगदाद के खलीफा, ठीक है, याद रखिएगा। प्रमाण पत्र को, जो प्रमाण पत्र है उसका दूसरा नाम क्या है? इलहत। प्रमाण पत्र को क्या बोला जाता है? इलहत, गुलाम वंश के अनुसार, ठीक है। और चलिए जानते हैं, आगे बात करते हैं। उपाधि प्रदान करते हुए, ये तो हम पढ़ लिए, उसके द्वारा विजित प्रदेशों का जो है उसे शासक घोषित कर दिया गया। जो वह जीता था, जिस प्रदेश पर वो शासन कर रहा था, उस वहां का उसे शासक घोषित कर दिया गया। किसे? इल्तुतमिश को। समझ गए? इसीलिए इसे वास्तविक संस्थापक बोला जाता है गुलाम वंश का। अब बात करते हैं इल्तुतमिश की बात करते हैं, तो इल्तुतमिश का शासनकाल अगर पूछे आपसे तो आप बताइएगा 1210 से लेके 1236। ओके, क्लियर हो गया।
दिक्कत नहीं ना। तो आपसे पूछेगा इल्तुतमिश का शासनकाल कब से कब तक था, तो 1210 से 1236 बता दीजिएगा। ठीक है। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, उत्तर भारत में चांदी का जो है टंका जारी करने वाला मध्यकालीन शासक कौन था? बताइएगा, मध्यकालीन शासक कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश ही तो था। अब चलिए इल्तुतमिश के बारे में जान गए, तो आप ये बताइए कि इल्तुतमिश का शासनकाल कब से कब तक पढ़े? तो 1210 से लेके 1236 तक पढ़े, है ना। ये क्लियर हो गया। अब चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, अब जानते हैं तो देखिए यहाँ पे सुनिए, इल्तुतमिश के द्वारा, किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा शुद्ध अरबी के जो है सिक्के चलाए गए। किसके द्वारा चलाए गए? शुद्ध अरबी के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए? तो ये इल्तुतमिश के द्वारा चलाए गए, क्योंकि गुलाम वंश का शासक था। क्लियर हो गया। और जानते हैं, और क्या है कि उसने चांदी का टंका एवं तांबे का जीतल जो है प्रचलित किया। आपसे ये भी पूछेगा कि इल्तुतमिश के समय में शुद्ध अरबी का सिक्का जो है चलाया गया, और कौन से सिक्के चलाए गए थे? तो चांदी का टंका चलाया गया, चांदी का टंका, और तांबे का जो है जीतल जो है चलाया गया था उस समय। किसके समय में? इल्तुतमिश के समय बहुत प्रचलित हुआ था, ये फेमस था। ठीक है, जिस पर याद रखिए, जो टंका देख रहे हैं, जीतल देख रहे हैं, जिस पर खलीफा का नाम अंकित होता था। तो आपसे पूछेगा कि इल्तुतमिश ने जो चांदी का टंका चलाया, तांबे का जीतल चलाया, उस पे किसका नाम अंकित था? तो खलीफा का नाम अंकित था। समझ गए? था। और क्या होता था कि जो सोने का सिक्का होते थे, सोने का जो सिक्का चलाया था इल्तुतमिश ने, सोने के सिक्के पर क्या किया? नागर लिपि छपवाया। ठीक है, सोने के सिक्के पे नागर लिपि में लिखवाया था, ये जान लीजिए। और बात करते हैं, हिंदुओं के जो प्रचलित प्रतीक था शिव की नंदी, उसका भी उस सिक्के पर जो है छापाई किया, प्रिंट किया, जो कहिए। और चौगाना घुड़सवार अंकित होते थे, मतलब उस सिक्के पे चौगाना का घुड़सवार, शिव की नंदी का प्रतीक, ये सब दिया जाता था। ठीक है, छपता था सिक्के पे। अब चलिए और भी जानते हैं। तो चांदी का टंका जो है 175 ग्रेन का होता था। कितने का होता था? 175 ग्रेन का होता था। देखिए, चौथे प्रश्न की बात करें हम। चौथा प्रश्न है कि सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? अब सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई भाई? तो इस ऑप्शन के हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा कि कैसे हुआ था। बताइए, छुरा मारकर? एकदम नहीं, गलत बात, ये समझिए। आप बताइए और क्या? ताजुद्दीन ये दौज एलदौज है के साथ युद्ध में क्या इसकी मृत्यु हुई? ये भी नहीं, ये भी जान गए। क्या आप जानते हैं कालिंजर के किले में क्या ये बात है? बताइए, चोट लगने से हो गई? तो नहीं, ये भी गलत है। आपका है ऑप्शन नंबर डी, चौगान खेलने के दौरान घोड़े से गिरने के पश्चात उसकी मृत्यु हो गई थी। तो आपसे पूछता है कि चौगान खेलते समय किसकी मृत्यु हुई थी? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। क्लियर हो गए? चलिए अब जानते हैं इसके बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था, जो कि हम पढ़ चुके हैं, रिपीट नहीं करेंगे। इसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। हाँ, ये रिपीट करेंगे क्योंकि पूछता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी जो है कहाँ था? तो लाहौर था, ये जान लीजिए। कुतुबुद्दीन का समय काल अगर पूछे तो 1206 से 1210 याद रखिएगा। अब बात करते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक की बात कर रहे हैं या कुतुबुद्दीन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कुतुबुद्दीन के राज्याभिषेक की बात करते हैं। तो राज्याभिषेक जो है 1206 ईस्वी में हुआ था, जबकि इसकी मृत्यु 1210 में हो गई। समझ गए? अभिषेक हुआ 1206 में, मृत्यु हो गया 1210 में। अब 1210 में चौगाना, ठीक है, चौगाना खेलते समय जो है घोड़े से गिरने के कारण हो गई। और चौगाना को अभी क्या कहा जाता है वर्तमान में? पोलो कहा जाता है। पोलो खेल का नाम सुने होंगे। ठीक है, तो वो घोड़े पे सवार होकर खेला जाता था, उससे गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। ये हो गए। और जान लीजिए, उसे लाहौर में दफनाया गया। किसे लाहौर में दफनाया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, देख रहे होंगे आप। और चलिए जानते हैं, वह दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था। तो ये भी सवाल बना कि नहीं, कुतुबुद्दीन कौन था? तो दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था, जो कि गुलाम वंश था, मोहम्मद गौरी का गुलाम था, ये आप जानते हैं, जिसे मोहम्मद गौरी ने अपने प्रतिनिधि नियुक्त किया था। मतलब मोहम्मद गौरी का गुलाम था, तो यही बैठाया था ना गद्दी पे, इसीलिए तो गुलाम वंश नाम पड़ा दिल्ली सल्तनत को। सत्ता जो इसका था, दिल्ली सल्तनत से सब आ गए। ठीक है, यहाँ तक कि लोधी वंश अंतिम है दिल्ली सल्तनत का, लेकिन उसी में बांटा गया गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश। तो गुलाम वंश में आपका कुतुबुद्दीन ऐबक आया, ये आप जानते हैं, बहुत ही अच्छे से जानते हैं। तो कौन नियुक्त किया था? मोहम्मद गौरी किया था। अब बात करते हैं कुतुबुद्दीन के बारे में और जानते हैं। कुतुबुद्दीन के बारे में यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि लाखों का दान देने के कारण
उसे लाख वक्ष भी कहा गया। क्या कहा गया? लाख वक्ष भी कहा गया। तो आप बताइए कि कैसा लग रहा है ये वीडियो? आपको इस तरीके से अगर अच्छा लग रहा है तो मैं कंटिन्यू इसी तरह करूंगा, नहीं तो और भी तरीके हैं मेरे पास चेंज करने का, तो बताइएगा जरूर। तो चलिए आगे चलते हैं और प्लीज सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा। आप मेरा स्लोगन हमेशा याद रखिएगा, आप हैं तभी हम हैं, क्योंकि नई अकेडमी सिर्फ आपके लिए जीता है, ये हमेशा याद रखिएगा। चलिए 5वें प्रश्न की बात करता हूं। 5वें प्रश्न को देखेंगे। 5वां प्रश्न क्या है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में कौन सा जो है सत्य कथन है? कौन सा सत्य कथन है बताइए? कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में कौन सा सत्य कथन है बताएंगे। तो इस ऑप्शन के हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा और नीचे इसका जो है आंसर है, देख रहे हैं। तो इसका आंसर तो आप जान गए कि ए होगा, है ना? इसका आंसर जो है आप जान गए ए होगा, मतलब चारों जो है सही है, एक आपको हटा के। ठीक है, चलिए कौन कौन है तो देखिए, पहला आगे पढ़ते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में। तो देखिए, खोखरो को परास्त कर गोरी जब गजनी वापस जा रहा था, खोखरो एक जाति थे, मतलब उसे हराया था, याद रखिए, परास्त किया था। और गोरी जब गजनी वापस जा रहा था, मोहम्मद गौरी याद रखिए वापस जा रहा था, तो उसने भारत में अपने विजिट हुए प्रदेश, जो जीता प्रदेश था, प्रदेश का प्रतिनिधि ऐबक को नियुक्त किया, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त कर दिया, वहां पे बैठा दिया कि जो जीता हुआ है उस पर आप शासन करें। ठीक है, दूसरा भी क्यों सही है सुनिए। औपचारिक रूप से ऐबक जो है 25 जून 1206 को गद्दी पर बैठ गया। क्या बैठ गया था? 25 जून 1206 को गद्दी पर बैठ गया। ये भी सही है। तीसरा भी सही क्या है कि ऐबक ने अपने नाम के कोई सिक्के जारी नहीं किए थे। ये जो है ना, ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक है, ये सिक्का कोई जारी नहीं किया था अपने नाम का। ठीक है, चौथा क्यों सही है, राजरोहन के समय ऐबक दास्ता 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 मतलब गुलाम से मुक्त नहीं था, मतलब गुलाम के अंडर काम कर रहा था। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलामी के अधिकार में ही था, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये जान गए, तो ये सही है। और चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो ये जो हम पढ़े हैं इसी जगह यहाँ पे क्लियर है। क्या है कि खोखरो को परास्त कर जब गजनी वापस जा रहा था, तो उसने भारत में अपने जीते हुए प्रदेशों का जो है प्रतिनिधि ऐबक को नियुक्त किया, मतलब प्रतिनिधि करने के लिए उसे नियुक्त किया गया, बैठाया गया गद्दी पे। ठीक है, इतना जानने की जरूरत है। और जानते हैं औपचारिक रूप से ऐबक को 25 जून 1206 में गद्दी पर बैठा दिया गया, ये भी हम पढ़ दिए। अपने शासनकाल के दौरान ऐबक ने कोई सिक्के नहीं जारी किए। राजरोहन के समय ऐबक जो है दास्ता से मुक्त नहीं था, मतलब दास गुलाम वंश के ही अंडर काम कर रहा था ना। चलिए और बात करते हैं, इसलिए इसे सुल्तान की पदवी ग्रहण नहीं की, मतलब सुल्तान की पदवी का ग्रहण नहीं किया था। सुल्तान ये काम कर रहा था सुल्तान की जगह पे, ये जान लीजिए, इसलिए तो गुलाम वंश को लाया। और यहाँ पे क्या दे दिया था देखिए, 5वां कि इसे सुल्तान की पदवी ग्रहण की। यही तो गलत हो गया ना, नहीं की थी ना, क्योंकि यहाँ पे दास मुक्त है ही नहीं था। तो ये जान गया, क्लियर हो गया। अब देखिए ये क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा मैं जूम इट कर देता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, इस क्वेश्चन को देखिए कि रजिया बेगम को जो मतलब गद्दी से हटाने में किसका हाथ था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। तो किसका हाथ था? तो आप जानते हैं ऑप्शन नंबर सी, तुर्कों का था। ठीक है, कि रजिया सुल्तान क्या थी? प्रथम महिला शासिका थी। ठीक है, तुर्कों की सहायता से कब गद्दी पे बैठी? 1236 ईस्वी में गद्दी पे बैठी। कहाँ बैठी? दिल्ली की गद्दी पे, आप जानते हैं। तुर्कों की वर्चस्व को समाप्त किया और उसकी जगह पे क्या लाई? रजिया सुल्तान गैर तुर्कों को भी सामंत नियुक्त कर दी, इसके कारण भी खिलाफ हो गया था। जिससे क्या हुआ कि अमीर तुर्कों ने क्या किया, अमीर तुर्को जो थे वो अल्तुनिया के नेतृत्व में रजिया के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। समझ गया, अल्तुनिया के नेतृत्व में रजिया के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। ठीक है, और उसे सत्ता से हटा दिया गया लास्ट में। ठीक है, और 13 अक्टूबर 1240 में कैथल के पास जो है रजिया की हत्या कर दी। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 7वें प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गयासुद्दीन बलबन के संबंध में सही नहीं है? तो देखिए सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही नहीं है। उसने इक्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ किया, यही गलत है, क्योंकि इक्तादारी व्यवस्था जो है ये प्रारंभ नहीं किया था। हाँ, और चलिए जानते हैं क्या क्या किया था, इसके बारे में यहाँ पे डिटेल जानते हैं। तो सुनिए, यद्यपि देखा जाए तो यद्यपि भारत में इक्ता प्रणाली को जो है मोहम्मद गौरी ने प्रारंभ किया था, मतलब इक्ता प्रणाली की अगर शुरुआत किया जाए तो मोहम्मद गौरी ही किया था। ठीक है, यानी क्या, परंतु इसको व्यवस्थित रूप से भारत में चलाने का कार्य जो है इल्तुतमिश ने किया था। मतलब इक्ता प्रणाली लाया कौन? मोहम्मद गौरी ने। मोहम्मद गौरी लाया, इसको भारत में चलाने की व्यवस्था कौन शुरू की? इल्तुतमिश ने किया।
कुतुबुद्दीन ऐबक जो है प्रथम इक़्तिदार था, याद रखिएगा। मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक जो था प्रथम इक़्तिदार था, ये भी जान लीजिए, जिसे झांसी की इक़्तिदारी जो है प्रदान की गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है। इक़्तिदार का कार्यकाल अधिकतम जो है 3 वर्ष का होता था। कितने वर्ष का होता था? 3 वर्ष का होता था। बलबन 1266 ईस्वी में, याद रखिएगा, दिल्ली का शासक बन गया। किसका शासक बन गया? दिल्ली का शासक बन गया। 1288 मतलब 1288 ईस्वी तक जो है दिल्ली पर शासन किया। कौन किया? आपका बलबन किया। इसने, याद रखिएगा, साम्राज्य विस्तार की नीति को अपनाया। किसका अपनाया? साम्राज्य विस्तार की नीति को अपनाया। कौन अपनाया? बलबन ने अपनाया। ये जान गया। यह ऐसे प्रथम शासक था, मतलब एक ऐसा प्रथम, मतलब माना जाता है कि बलबन जो है एक ऐसा प्रथम शासक था जिसने अपने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का जो है प्रचलन कराया। गैर इस्लामी प्रथाओं का भी प्रचलन कराया, जैसे नौरोज उत्सव आदि जो है करवाया था बलबन ने। नौरोज उत्सव जो है किसके समय में आया था? तो बलबन ने लाया था। ये भी बोल सकते हैं, या बलबन के समय आया था, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब समझ गए, इतना तो जान गए। देखिए इतना तो पढ़ लिए, लेकिन एकता प्रणाली का मतलब समझ में आया? एकता प्रणाली जो था एक तरह से टैक्स था, जो कि भूमिदान, उनके जो भूमिदान के लिए जो हिस्से में बांटा गया था, ठीक है। जिस तरह के कुतुबुद्दीन ऐबक को मिला था इक़्तिदारी का, प्रथम इक़्तिदार था, जो कि झांसी का इक़्तिदारी मिला था, तो उस तरह के भूमि का जो टैक्स आते थे, इसे मिलते थे। इस तरह का है, समझ गए। और डिटेल है बहुत सारे, जो कि हम पीपीटी जब बनाएंगे तब करेंगे। अभी समझ जाइए बस इतना कि इक़्तिदारी प्रणाली का मतलब भूमि का जो हिस्सा करके जो मिलता था सौंपने का, जो कि हम आगे जाके अंग्रेज के समय में पढ़ते हैं, अस्थायी बंदोबस्त, इस तरह के, तो भूमि से ही जुड़ा हुआ है। बस इतना जान लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वें प्रश्न की बात करते हैं। तो दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, बलबन ने। किसने? बलबन ने। सुल्तान का समयकाल मैंने बताना भूल गया था, 1236 से 1240 तक था, ये आप जान लीजिए। और बलबन की बात करें तो बलबन का अगर देखा जाए समयकाल तो 1266, ठीक है, 1266 से लेके 1287 तक था। कितना था? 87 तक था, ये जान जाइए, ठीक है। जिसमें 1288 का भी इसका आता है, क्योंकि बलबन के समय में ही जो है शुरू हुआ था, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके थे। 1288 देख लीजिए, यहाँ पे क्या था कि 1288 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया। यहाँ पे समयकाल इसका बताता है 1287 तक। तो याद रखिएगा 1287 या 1288 दोनों अगर ऑप्शन में रहे तो 1288 तक ही जाइएगा बलबन का, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, एनसीईआरटी में 2 दिया हुआ डेट, तो ध्यान रखना होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब चलिए इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो देखिए, गयासुद्दीन बलबन, पूरा नाम इसका है गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाया। क्या अपनाया? रक्त और लौह की नीति अपनाया। तो आपसे पूछेगा कि रक्त और लौह की नीति किसने अपनाया? तो गयासुद्दीन बलबन ने अपनाया, ठीक है। और याद रखिएगा, रक्त और लौह की नीति को अपनाते हुए अमीरों व विद्रोहियों का कठोरता से दमन किया। जो अमीर थे, अमीर लोग थे या विद्रोही जो थे इसके, उसको कठोरता से दमन किया। दमन मतलब दबा दिया, समझ गए, रक्त और लौह की नीति अपनाकर। और बात करते हैं, उसने क्या किया कि राजत्व की विचारधारा का जो है प्रतिपादन किया। तो इस विचारधारा के अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर खुदा, समझिए, सुल्तान पृथ्वी पर खुदा या ईश्वर का प्रतिनिधि है। खुद को बताया बलबन जो है। आपसे ऐसे सवाल नहीं पूछेगा, सवाल ऐसे पूछेगा कि बताइए कि राजत्व का विचारधारा को प्रतिपादन किया, इसमें बलबन जो है अपने आप को क्या बोला? बोला सुल्तान पृथ्वी पर खुदा है, ईश्वर का प्रतिनिधि है। कौन? सुल्तान, मतलब बलबन अपने आप को बोला, ठीक है, ये जान गए। जिसे उसके शब्द में देखा जाए तो उसे बोला जाता है नियामत-ए खुदाई, जिसे हिंदी पूरा करके बताया सुल्तान की, सुल्तान जो है ईश्वर का प्रतिनिधि है, समझ गए। तो नियामत-ए-खुदाई किसने बोला? तो गयासुद्दीन बलबन ने बोला। क्लियर हो गया। तथा सुल्तान का जो है निरंकुश होना भी आवश्यक है। ये भी कौन बोला? तो गयासुद्दीन बलबन बोला। गयासुद्दीन बोला कि सुल्तान जो है निरंकुश होना चाहिए, ये आवश्यक है। चलिए, ये याद करवाने के पॉइंट ऑफ व्यू से जोड़ के मैं बोलता हूँ, गलत सेंस में ना लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 9वें क्वेश्चन से अगर बात करें, यहाँ पे हट गया है, खिलजी वंश आगे जाता है। क्या आ जाता है? खिलजी वंश, ठीक है। तो खिलजी वंश आ जाता है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। तो खिलजी वंश की बात करें तो इसमें 5 शासक हैं, जिसमें 5 शासक जो है, जो इंपॉर्टेंट है उसकी इसमें चर्चा है। और याद रखिए 5 शासक हैं, तो 5 शासक में याद रखेंगे। इसका समयकाल अगर पूछे खिलजी का, तो आप बताइए कब से कब तक था। गुलाम उसका पढ़ लिए कि 1290 तक समाप्त हो गया था। 1290 से जो शुरू होगा 1320 तक,
वो होगा हमारा खिलजी वंश का। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए अब शुरू करते हैं खिलजी वंश का। मैं शुरू में बताया हूँ किसको द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता था, बताइएगा किसको द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता था? तो वो जाना जाता था आपका अलाउद्दीन खिलजी को। सोचिए द्वितीय सिकंदर के नाम से किसे जाना जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को। याद है? बोलिएगा नहीं। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं, इसके बारे में हम जानकारी थोड़ी देते हैं और जानते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सिकंदर शाही मतलब द्वितीय सिकंदर घोषित किया था। तो अलाउद्दीन ने खुद को क्या कहा? सिकंदर शाही कहा, मतलब द्वितीय सिकंदर कहा, अपने आप को घोषित किया। ठीक है, क्योंकि वह विश्व विजेता बनना चाहता था। ठीक है, समझ गए। उसका शासनकाल अगर बात करें, किसका? अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं। खिलजी वंश का संस्थापक की बात करें तो कौन है? तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी है। जो कि समय काल अगर पूछे कि खिलजी वंश का कि संस्थापक का फिरोज शाह खिलजी का, तो 1290 से लेके 1296 तक था। ठीक है, याद रखिएगा, सॉरी 1296 तक था। अब 1296 से 1316 तक आपका जो है किसका है? यहाँ पे देखिए किसका है? अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल है। समझ गए? तो दिल्ली में 1296 ईस्वी से लेके 1316 ईस्वी तक जो है किसका शासनकाल रहा? अलाउद्दीन खिलजी का रहा। क्लियर हो गए? चलिए, अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सिकंदर शाही बोल दिया, ये तो आप जान गए। चलिए, इसका समय काल अगर पूछे, शासनकाल पूछे, तो दिल्ली में जो है 1296 से लेके 1316 तक ये सत्ता पर। और चलिए ये सब बातें आगे बढ़ते हैं। आगे है कि वह अपने साम्राज्य का विस्तार जो है दक्षिण में मदुरई तक कर चुका था। सोचिए दक्षिण मतलब साउथ तरफ भी चला गया था, साउथ इंडिया की तरफ कहिए, दक्षिण के क्षेत्र तक चला गया था। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है वो दक्षिण में मदुरई तक ये जो है अपना फैला चुका था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी, अपना सत्ता। याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी का राजत्व सिद्धांत 3 मुख्य बातों पर आधारित था। कौन कौन बात? याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने 3 मुख्य बात बताया है, बोला है राजत्व सिद्धांत के मामले में। कौन कौन बोला है? तो सुन लीजिए, निरंकुशवाद, याद रखिएगा, साम्राज्यवाद और धर्म एवं राजनीतिक पृथकीकरण की बात करता है। तो 10वां क्वेश्चन है कि बाजार अधिनियम नीति किसके द्वारा लागू की गई थी? तो ये लागू की गई थी ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लागू की गई थी। अलाउद्दीन खिलजी का समय काल अगर पूछे तो आप बताइएगा 1296 से लेके 1316 तक। ठीक है, आप जान गए। चलिए आगे चलते हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार अधिनियम या बाजार नियंत्रण नीति अपने प्रमुख सैनिकों के रखरखाव के लिए प्रारंभ की थी। किसके लिए शुरू किया था ये बाजार अधिनियम? ये सैनिकों के रखरखाव के लिए शुरुआत किया था, जिसका उद्देश्य था कम खर्चे पर विशाल व केंद्रीकृत सेना रखना संभव हो सके। मतलब कम खर्चा हो भाई, अब विशाल सेना रख सके या केंद्रीकृत सेना रख सके, एकदम सेंट्रल। याद रखिएगा। आगे और बात करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने 3 प्रकार के बाजारों की जो है स्थापना की। कितने प्रकार की स्थापना किया? 3 प्रकार की बाजारों की स्थापना किया। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। प्रथम कौन है? अनाजों का बाजार। द्वितीय क्या है? कपड़ों एवं अन्य, याद रखिए, सामग्रियों का बाजार, जिसे जो है सराय ए अदल कहा जाता है। कपड़ों या अन्य सामग्री का बाजार को हम कहते थे सराय ए अदल। तृतीय जो था घोड़ों, मवेशियों और गुलामों का बाजार होता था, ये भी जान लीजिए। तो 3 जो बाजार लाया था, जो बाजार अधिनियम है, नीति जो है वो 3 रूप से लाया, 3 रूप में बांटा था, जिसमें आगे तो अनाजों का बाजार अलग होगा, ठीक है, प्रथम में। द्वितीय में रखा गया था कपड़ों और अन्य सामग्रियों का बाजार रखा गया, जिसे सराय ए अदल कहा गया दूसरे नंबर वाले को। और तृतीय जो लाया था उसमें घोड़ों, मवेशियों और गुलामों का बाजार था सिर्फ उसमें। ठीक है, समझ गए? तो ये हुआ था। क्यों लाया? अलाउद्दीन खिलजी। चलिए 11वां प्रश्न है, और ये अलाउद्दीन मतलब खिलजी वंश का अंतिम है। 11वां प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का जो है शासक कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र देव थे। कौन थे? रामचंद्र देव थे। तो ये जान के देवगिरी का अगर शासक पूछे तो रामचंद्र देव थे। और जान लीजिए यहाँ पे कि अलाउद्दीन ने मलिक काफूर के नेतृत्व में देवगिरी, तेलंगाना और होयसल, याद रखिएगा, का अभियान चलाया था। किसकी मदद से? मलिक काफूर, मतलब इसके नेतृत्व में था। मलिक काफूर के सहायता से कहिए, मलिक काफूर के मदद से कहिए, अलाउद्दीन खिलजी इसी का गुलाम था। मलिक काफूर बोला जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर के नेतृत्व में क्या किया? देवगिरी जो कि 1307 में, तेलंगाना पे 1309 में, होयसल जो कि 1311 ईस्वी का ये अभियान चलाया था, जिसमें 1311 में इस पे कब्जा कर लिया, देवगिरी पे 1307 में और 1309 में
तेलंगाना में, ये याद रखिए, तेलंगाना को कब्जा कर लिया था। उसने देवगिरी के यादव राजा थे रामचंद्र देव को पराजित किया। कौन किया? अलाउद्दीन खिलजी ने पराजित कर दिया था। ठीक है, और जान लीजिए, और सवाल है कि राजा रामचंद्र देव ने अपनी पुत्री का विवाह अलाउद्दीन से कर दिया था। मतलब अलाउद्दीन से कर दिया, और क्या, हारने के बाद क्या हुआ था? अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था, जिसके बदले अलाउद्दीन ने उसे 1 लाख टंका, 1 स्वर्ण छत्र एवं रायसन, ठीक है, रायसन की उपाधि प्रदान की। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये कॉमन क्वेश्चन था ये सब। हाँ, ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने कौन गुलाम वंश के मदद से किया? तो अपना इसका अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम वंश था मालिक कफूर। उसके साथ मतलब उसके नेतृत्व में, उसके सहयोग से, या अलाउद्दीन खिलजी के जो गुलाम था मलिक कफूर, उसके सहयोग से देवगिरी को, तेलंगाना को और होयसल को कब्जा कर लिया था, जीत लिया था, याद रखिएगा। और देवगिरी को कब जीता? 1307 में। तेलंगाना को कब कब्जा किया? 1309 में। और होयसल को कब किया? 1311 में कब्जा कर लिया था। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा तुगलक वंश। तुगलक वंश में जितने वीडियो बनेंगे सारे करेंगे। तुगलक वंश कर देंगे, सैयद वंश कर देंगे, लोदी वंश कर देंगे। तो याद रखिएगा, तुगलक वंश का अगर पूछे, संस्थापक अगर पूछे तो गयासुद्दीन तुगलक बता दीजिएगा, ये आप जानते हैं। अगर समय काल पूछे कि तुगलक वंश का, तो आप बताइएगा 1320 से लेके आपका 1413 तक। कितना? मतलब 1413 ईस्वी तक तुगलक वंश का शासन रहा। इसका अंतिम शासक पूछे तो आप बता सकते हैं, किसको बताइएगा? तो महमूद शाह को बताइएगा। तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें तुगलक वंश आ गया। तुगलक वंश के टोटल कितने शासक थे? 9 शासक थे, ये हम जान गए। तुगलक वंश के 9 शासक थे। और याद रखिए, तुगलक वंश का शासन अगर बात किया जाए तो 320 से लेके एकदम अंतिम 1413 तक चला था, ये हम जानते हैं। ये हो गया। दूसरा चीज है कि इसका संस्थापक कौन है तुगलक वंश का, ये जान लीजिए। तो तुगलक वंश का संस्थापक है गयासुद्दीन तुगलक। क्लियर हो गया? चलिए, तो आप जानते हैं क्वेश्चन। मोहम्मद बिन तुगलक की निम्न योजनाओं को उनके प्रारंभ होने के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के हिसाब से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आप एक बार जान लीजिए, द्वाब में वृद्धि की बात करते हैं तो 1325 है, आप जानते हैं। तो द्वाब में वृद्धि की बात करें तो 1325 है। तो इसकी जो है द्वाब में वृद्धि जो हुई थी 1325 में हुई थी। फिर उसके बाद है राजधानी का परिवर्तन। मोहम्मद बिन तुगलक के समय की बात हो रही है, तो समय के हिसाब से तो ये 1326 में किया था, ठीक है, और ये 1325 में किया था, ठीक। उसके बाद हुआ था सांकेतिक मुद्राओं का प्रचलन, ये इसका किया था 1329 में, ठीक है। और ये है खुरासाना अभियान, ये भी चलाया था 1330 में। तो आपका इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी है, 1, 3, 2, 4 है, ठीक है, देख रहे होंगे। आगे चलते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या है कि द्वाब में वृद्धि दर अगर बोले तो 1325 ठीक लगाइएगा। राजधानी का परिवर्तन कब किया था मोहम्मद बिन तुगलक? तो 1326 में। सांकेतिक मुद्राओं का प्रचलन कब शुरू किया था? तो 1329 में। और खुरासाना अभियान की शुरुआत कब किया था? तो 1330 में, ठीक है, क्लियर हो गया। ये सब किससे संबंधित है? मोहम्मद बिन तुगलक से। दिल्ली के किस सुल्तान ने खैरात विभाग, सरकारी अस्पताल और दफ्तर ए रोजगार बनवाया था? बताइएगा कौन बनवाया था, कमेंट बॉक्स में करिए। तो ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं, फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था, ये भी तुगलक वंश का शासक था, याद रखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद इसी का सत्ता आता है। चलिए, तो जानते हैं इसके बारे में। देखिए, आगे तो हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, फिरोज शाह तुगलक के बारे में, इसका समय काल कब से कब तक था? तो समय काल की बात करेंगे ना, तो अगर फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो 351 से, मतलब 351 बोल रहा हूं मैं, 1351 फिरोज शाह तुगलक का समय काल अगर बोले तो 1351 से लेके इसका समय काल रहा 1378 तक, ठीक है, तब तक 1378 तक, ये जरूर ध्यान रखना है। अब चलिए आगे बात करते हैं। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल जो है जनहित मतलब जनता के जनहित के कार्यों व ब्राह्मणों या हिंदू विरोधी के रूप में प्रसिद्ध रहा है। समझ गए? फिरोज शाह तुगलक का जो है हिंदू विरोधी, ब्राह्मण, ये सब के विरोधियों के लिए प्रसिद्ध रहा है, ये जान लीजिए, और जनहित के लिए भी ये जाना जाता है। आगे बात करते हैं दीवाने खैरात, ठीक है, दीवाने खैरात, और एक है दीवाने बंदगाना, ठीक है, यार क्या है? दीवाने खैरात, दीवाने बंदगाना, और एक है दारुल सफा, और एक है दफ्तरे रोजगार, जो कि हम ऊपर पढ़े हैं सब, ठीक है। अब सुनिए क्या है। तो देखिए, दारुल सफा जो है सरकारी अस्पताल है, ये हम देख रही है यहाँ पे। दफ्तरे रोजगार भी देख रहे हैं, ये सब जो है बनवाया गया था, ठीक है,
किसके समय में? फिरोज शाह तुगलक के समय में ये चलाया गया था। मतलब जनहित के लिए, जनहित की भलाई के लिए, जनता के लिए। दीवान खैरात का मतलब क्या होता है आगे जान लीजिए। तो असहाय व गरीब की मदद करने के लिए ये चला था। ठीक है, ये अभियान चलवाया था। दीवाने बंदगान जो है ये दास विभाग के लिए चलाया गया था। याद रखिए दासों के लिए था। दारुल सफा जो कि ऊपर पढ़ रहे थे हम लोग, सरकारी अस्पताल, वो बनवाया था। और दफ्तर रोजगार, रोजगार देने की बात हो रही थी, ये भी जान लीजिए। इस सब की स्थापना जो है फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। क्लियर हो गया? 14 प्रश्न की बात करते हैं। 14 प्रश्न है कि दिल्ली का सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था वो कौन था बताइए। तो जजिया कर कौन लगाया? जो ब्राह्मण के विरोधी होगा तो कौन विरोधी था? फिरोज शाह तुगलक ही तो विरोधी था, ये जान लीजिए। तो यही जजिया कर लगाया था ब्राह्मणों पर। चलिए जानते हैं। ठीक है, तो देखिए फिरोज शाह तुगलक ने, याद रखिए फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था। मतलब ये प्रथम ऐसा मुस्लिम शासक था जो कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, ये जान गए। आगे और बात करते हैं और सवाल क्या बनता है, तो सुनिए। इस कर के विरोध, ठीक है, इस कर मतलब टैक्स के विरोध में दिल्ली के ब्राह्मणों ने, दिल्ली के जो ब्राह्मण थे, भूख हड़ताल कर दी। क्या कर दिए थे? भूख हड़ताल कर दिए थे। तथा अंत में दिल्ली के हिंदुओं ने ब्राह्मणों के बदले स्वयं इस कर को चुकाने का निर्णय लिया। समझ गए? मतलब कहने का मतलब है कि फिरोज शाह तुगलक ने जो जजिया कर चलाया था उसके विरोध में ब्राह्मण जो थे, वो दिल्ली के जितने भी ब्राह्मण थे वो भूख हड़ताल पर बैठ गए। ठीक है, अब भूख हड़ताल पे बैठ गए तो दिल्ली के हिंदू जो थे, दिल्ली के जो हिंदू थे, हिंदुओं ने क्या किया कि ब्राह्मणों के बदले स्वयं टैक्स देने का बात किए या चुकाने की निर्णय लिए। ये जान गए। आगे बात करते हैं। फिरोज शाह तुगलक को जो है मध्यकालीन भारत का प्रथम, याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक को मध्यकालीन मतलब मिडिवल की बात हो रही है ना, तो फिरोज शाह तुगलक को मध्यकालीन भारत का कल्याणकारी निरंकुश शासक कहा जाता है। भारत का प्रथम है ये। आगे बात करें, इस सल्तनत युग का अकबर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे सल्तनत युग का अकबर भी कहा जाता है, ये जान लीजिए फिरोज शाह तुगलक को। ठीक है, अब ये मत सोचिएगा अकबर तो बाद में आएगा, लेकिन उस समय के हिसाब से जो लिखने वाले इतिहासकार थे वो लिखे थे। चलिए 15वां प्रश्न की बात करते हैं। 15वां प्रश्न है कि मोरक्को देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? तो बहुत अच्छे से जानते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया। मोहम्मद बिन तुगलक का समय काल अगर आपसे पूछेगा तो क्या बताइएगा? तो इसका समय काल जो है 1325 से लेके, याद रखिएगा 1325 से लेके 1351 था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 51 ठीक है। चलिए आगे जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे पढ़ लेते हैं। इब्न बतूता जो है 1333 ईस्वी में, कब? इब्न बतूता जो है 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, याद रखिए, भारत आया। मतलब भारत आया था उस समय, आया अभी जोड़ दिए, आया था, याद रखिएगा। तो शासनकाल में आया था। तो आपसे पूछेगा मोहम्मद बिन तुगलक के समय में कौन यात्री आया था? इब्न बतूता। कब आया था? 1333 में। ठीक है, और जानते हैं, वह जो है इब्न बतूता अफ्रीका के मोरक्को देश का निवासी था। कहाँ का? मोरक्को देश का निवासी। और मोरक्को कहाँ है? अफ्रीका का हिस्सा है, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब उसकी पुस्तक, मतलब इब्न बतूता की पुस्तक की बात हो रही है। इब्न बतूता की पुस्तक रेहला में मोहम्मद बिन तुगलक की शासन व्यवस्था का वर्णन किया गया है। किसमें किया गया है? रेहला एक पुस्तक लिखा था इब्न बतूता, उसमें मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासन व्यवस्था थी उसके बारे में वर्णन किया है। आगे बात करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। तो दिल्ली का काजी नियुक्त किसे किया गया? इब्न बतूता को। किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ये हो गया खत्म। चलिए 16वां प्रश्न की बात करते हैं। 16वां प्रश्न क्या है सुन लीजिए। मोहम्मद बिन तुगलक किसमें कुशल था बताइएगा। मोहम्मद बिन तुगलक जो है किसमें कुशल था? तो हम जानते हैं दर्शन शास्त्र में ये कुशल था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। समझ गए? चलिए तो जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे है, मोहम्मद बिन तुगलक जो है सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। ठीक है, तो आपसे पूछेगा मोहम्मद बिन तुगलक जो है क्या था? तो शिक्षित भी था, विद्वान था, योग्य व्यक्ति भी माना जाता था, ये जान लीजिए। मोहम्मद बिन तुगलक मतलब इसने दिल्ली, मोहम्मद बिन तुगलक मतलब इसने दिल्ली में 1325 ईस्वी से लेकर 1351 मतलब 51 तक जो है शासन किया। कहाँ? दिल्ली के सत्ते पे, दिल्ली के गद्दी पे, ये जान लीजिए। अब देखिए, वह अरबी और फारसी भाषा का विद्वान था। कौन? अरबी और फारसी भाषा का विद्वान था, तो मोहम्मद बिन तुगलक विद्वान था। और चलिए, खगोल शास्त्र, दर्शन शास्त्र, गणित,
तर्कशास्त्र आदि में जो है पारंगत था। पारंगत मतलब निपुण था, बहुत ही ज़्यादा इसको ज्ञान था इस सब क्षेत्र में। खगोल शास्त्र का ज्ञान था, दर्शन शास्त्र का ज्ञान था, गणित का था, तर्कशास्त्र का ज्ञान था। समझ गए? ये जान गए। अगर बात करूँ 17वां प्रश्न की बात करते हैं, तो होली त्योहार के जो है सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? बताइए, दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? बता सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी याद किया, मोहम्मद बिन तुगलक था। समझ गए? मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए जानते हैं, सुनिए। मोहम्मद बिन तुगलक जो है दिल्ली का प्रथम सुल्तान था, यह आप जानते हैं, जो कि हिंदुओं के त्योहार होली में शामिल हुआ था। होली जो मनाते थे ना हिंदू लोग, उसमें शामिल होता था। नस्ल मतलब जाति पाति का बात हो रहा है, नस्ल और वर्ग विभेद मतलब भेदभाव, ठीक है, विभेद को जो है समाप्त करके योग्यता के आधार पर अधिकारों को नियुक्ति करने की नीति अपनाई। समझ गए? योग्यता के आधार पर अब नौकरी मिलेगी भाई, उसके आधार पर जो है पद की नियुक्ति होगी, योग्यता होनी चाहिए। तो ये अच्छा शुरुआत कर रहा था। आगे बात करते हैं, दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार जो है इसी के शासनकाल में हुआ। ठीक है, अगर दिल्ली सल्तनत के अगर विस्तार की बात करेगा तो हम भाई मोहम्मद बिन तुगलक को टिक लगाएगा, है ना। परंतु इसकी क्रूर नीति के कारण जो है राज्य में विद्रोह आरंभ हो गया था। इसका थोड़ा क्रूर था, रूढ़ था, याद रखिएगा। इसके कारण यह विद्रोह आरंभ हो गया था इसके राज्य में। 18वां प्रश्न देखिए, निम्न में से दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को बताया है। ठीक है, अब चलिए जानते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है। इतिहासकार जो थे मोहम्मद बिन तुगलक को बताया कि ये विरोधों का मिश्रण कहा गया है, इसे विरोधों का मिश्रण था ये। समझ गए? क्योंकि उसकी अधिकांश नीतियां जो है सैद्धांतिक होती थी। ठीक है, सिद्धांत पे अड़ा हुआ रहता था, ये होगा तो होगा। सिद्धांतिक होती थी, ना कि व्यवहारिक। यार क्या, सैद्धांतिक होती थी ना कि व्यवहारिक। व्यवहारिक होता ही नहीं था इसका, ठीक है, ये जान के। वह ज्ञानी तो था, परंतु वर्तमान की स्थिति को न देखकर वह भविष्य की नीति को पर जो है अधिक जोर देता था। मतलब वो व्यवहारिक रूप से अगर चलता, वास्तविकता को समझता तो ऐसा नहीं होता, लेकिन ये भविष्य की चिंता करके ये काम करता था, इसलिए ये दिक्कत होता था। 19वां प्रश्न है, 19वां प्रश्न क्या सुनिएगा कि किसने सन 1329 से लेकर 1330 ईस्वी के मध्य तांबे के सिक्कों के रूप में प्रतीकात्मक जो है मुद्रा चलाई थी? बताइएगा। तो ये और कोई नहीं कर सकता है, मोहम्मद बिन तुगलक ही कर सकता है। समझ गए? मोहम्मद बिन तुगलक ही किया था ये काम, तांबा चला दिया था। क्यों चलाया था, अब चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। तो देखिए क्या हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया कि 1329 से 1330 के मध्य में क्या किया कि चांदी और सोने के सिक्के के स्थान पर क्या किया, तांबे की मुद्रा का प्रचलन मिलाया। ठीक है, प्रतीकात्मक जो है मुद्रा का प्रचलन लाया तांबे का। परंतु लोगों ने अपने घरों में ही टकसाल बनाकर जो है मुद्रा का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही तांबा का आया ना, तो समझिए कि वो घर पे बनाने लगे लोग, और बनाने से क्या हुआ, जिससे यह नीति जो है असफल हो गया था। तुगलक फंस गया, याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक का। ठीक है, इसकी प्रेरणा जो है तुगलक ने मंगोल शासक, ठीक है, कुबलाई खां से ली थी। किससे ली थी? ये प्रेरणा कहिए, मतलब देखा देखी कहिए, किससे ली थी? तो कुबलाई खां से लिया था। मंगोल का शासक था कुबलाई खां, उससे लिया था कि भाई तांबा का सिक्का वाला। तो समझिए ये असफल हो गया था। चलिए आगे बात करते हैं, 20वां प्रश्न की बात करते हैं। 20वां प्रश्न है कि दौलताबाद, जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से हस्तांतरित की थी, वह स्थित है कहां था? तो ऑप्शन नंबर बी, औरंगाबाद में। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी प्रथम नीति के तहत राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद, याद रखिए, जो कि वर्तमान में औरंगाबाद कहते हैं, याद रखेंगे, हस्तांतरित कर दिया, जो कि औरंगाबाद के नाम से जाना जाता है ना, ध्यान रखिए। यह कार्य जो है पूर्णतः कहा जाए तो असफल रहा, ये भी असफल रहा। मोहम्मद बिन तुगलक का अधिकतर जो है काम असफल रहा, और पुनः अपनी राजधानी जो है दिल्ली ले आया। मतलब औरंगाबाद ले गया था, मतलब दौलताबाद ले गया, वहां से फिर वापस लाना पड़ गया था असफल होने के कारण, मतलब अच्छे से काम नहीं हुआ। दौलताबाद नगर की स्थापना, याद रखिए, यादव नरेश, ठीक है, भिल्लम ने की थी। किसने की थी? भिल्लम जी थे, यादव नरेश थे, वो किए थे, दौलताबाद की स्थापना किए थे। याद रखिएगा, दौलताबाद नगर की स्थापना किए थे, जो कि कब बताया जाता है? भिल्लम जी का समय का, तो 1187 से लेके 1191 की बात होता है, उस समय ही हुआ था इसकी स्थापना। ठीक है, उनका शासन था, तो उन्होंने ही किया था।
आगे बात करते हैं, दौलताबाद को देवगिरी भी कहा जाता है। देवगिरी का नाम सुने हैं, उसी को दौलताबाद भी कहा जाता है, जो कि आज औरंगाबाद के नाम से जानते हैं। दौलताबाद नाम जो है मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दिया गया था। सोचिए, मतलब कहने का मतलब इससे पहले देवगिरी नाम था, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद नाम दे दिया। याद रखिए, आज औरंगाबाद पड़ गया। क्लियर हो गए? तो देखिए 21वां प्रश्न से शुरू हो रहा है, सुनेंगे। निम्नलिखित में से क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो अव्यवस्थित करना है तो एक बात ध्यान रखिएगा, तुगलक वंश है, लोदी वंश है, सैयद वंश है, इलवरी तुर्क है और खिलजी खान। तो इलवरी तुर्क को एक बात जान लीजिए, गुलाम वंश कहा जाता है। ठीक है, गुलाम वंश, और यही गुलाम वंश जो है सबसे पहले आएगा, क्योंकि इसका डेट अगर याद है आपको तो याद हो जाएगा 1206 से 1290 तक, है ना। और यही तो है, तो चौथा कहाँ है ये, तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। अब ये क्लियर हो गया मतलब कि आपका इसमें से सब क्लियर हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं, डेट सबका याद कर लेते हैं। तो डेट देखिए, इलवरी तुर्क की बात करेंगे जिसे गुलाम वंश कहते हैं, उसका समय काल अगर बोले तो 1206 से 1290 की बात करेंगे। ठीक है, खिलजी वंश, इसका समय काल अगर बोले तो 1290 से लेके 1320 बता दीजिएगा। ये क्लियर हो गए। तीसरे नंबर पे आता है हमारा तुगलक वंश। कौन आता है? तुगलक वंश। तुगलक वंश का डेट अगर पूछे तो हम बताएंगे 1320 से लेके 1414 तक, याद रखेंगे। ऐसे 13 तक दे देता है, 1413 तक ही देता है, क्योंकि 1414 से हमारा सैयद वंश आ जाता है, जो कि यहाँ पे देख रहे होंगे, है ना, देख रहे हैं। तो 1414 से लेके 1451 तक जो है आपका सैयद वंश है, मतलब 1451 तक है, याद रखिएगा। और ये आपके 5वें नंबर पे हमारा लोदी वंश आता है, जो कि टोटल अगर दिल्ली सल्तनत पे शासन की बात करें तो हमारा जो है 5 शासक थे, मतलब 5 वंश जो है सत्ता किया था दिल्ली सल्तनत पे, जो कि सबसे पहले गुलाम था, दूसरे नंबर पे खिलजी वंश, तीसरे नंबर पे तुगलक वंश, चौथे नंबर पे सैयद और 5वें नंबर पे लोदी वंश था, जो कि 1451 से लेके 1526 तक शासन किया था, मतलब 1526 तक शासन किया था, जो कि अंतिम लोदी वंशी था। उसके बाद मुगल आ जाता है, क्योंकि हम उसे भी खत्म कर देंगे 2 दिन के अंदर। क्या है देखिए, लोदी वंश किसके द्वारा जो है स्थापित किया गया था? तो लोदी वंश जो है किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो बहलोल लोदी द्वारा स्थापित किया गया था, है ना, ये आप जानते हैं। अब बहलोल लोदी द्वारा स्थापित किया, तो बहलोल लोदी का शासनकाल भी तो जरूरी है। लोदी वंश का शासक जो था, तो उसका समय काल कब से कब तक था पता है? चलिए इसमें हम नहीं बताएंगे, ये ही बताएगा, बुक बताएगा। चलिए तो देखिए, बहलोल लोदी की बात करें तो बहलोल लोदी ने अंतिम सैयद शासक जो कौन था, अंतिम सैयद जो वंश का शासक था, अलाउद्दीन आलम शाह, उसको क्या किया? अपदस्थ कर दिया, मतलब पद से हटा दिया, गद्दी से हटाकर लोदी वंश की स्थापना कर दिया। क्लियर हो गए? ठीक है, आगे बात करते हैं। इस वंश का शासनकाल जो है, मतलब बहलोल लोदी की बात करें, लोदी वंश का शासनकाल अगर बोले तो आगे लोदी वंश का शासन याद रखिएगा, तो वो था 1451 से लेके 1526 तक था। ये क्लियर हो गए? ठीक है, और अगर बहलोल लोदी की बात करेगा तो बहलोल लोदी का समय काल 1451 से लेके आपका 1489 तक था। ठीक है, क्लियर हो गए? बहलोल लोदी जो है अफगानों की एक महत्वपूर्ण शाखा, याद रखिएगा, शाहू खेल से संबंधित था। किससे था? शाहू खेल था। ठीक है, खेल से संबंधित था। वह कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था, कभी वो सिंहासन पर नहीं बैठा। कौन? बहलोल लोदी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है कि लोदी वंश का कौन सा ऐसा शासक था जिसने अपने सिंहासन पर नहीं बैठा, मतलब गद्दी को जीत लिया था, लोदी वंश की स्थापना कर दिया था, लेकिन गद्दी पे नहीं बैठा था, तो वो बहलोल लोदी था। ठीक है, किस खेल से संबंध रखता था, संबंधित था? तो शाहुल खेल से संबंधित था, ये ध्यान रखना है। मतलब महत्वपूर्ण शाखा थी इसकी शाहुल खेल, उससे संबंधित था। कौन? बहलोल लोदी, ये ध्यान रखना है। 23 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। तो 23 क्वेश्चन नंबर है कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का अगर अंतिम शासक अगर आपसे पूछ रहा है, ठीक है, अंतिम शासक, तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिए, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी जो है अंतिम शासक था। क्यों? अब देखिए, इब्राहिम लोदी है अंतिम, तो इसका समय काल भी जरूरी है याद करना। तो ध्यान रखना है 1517 से लेके 1526 तक जो है गद्दी पे रहा था, और ये सिंहासन पर रहते हुए इसकी मृत्यु हुई थी, ये भी जान लीजिएगा, क्योंकि बाबर इसको मार दिया था। चलिए पढ़ते हैं आगे। लोदी वंश का अंतिम शासक है इब्राहिम लोदी था, ये जान गए। ठीक है, बाबर ने 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित किया। पराजित किया मतलब हरा दिया, एवं मुगल साम्राज्य की नींव रखी। कौन नींव रख दिया? बाबर ने मुगल साम्राज्य का नींव रख दिया, ये जान लीजिए। और जानते हैं, इब्राहिम लोदी युद्ध स्थल पर जो है मारे जाने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम और अंतिम सुल्तान था। सोचिए, दिल्ली सल्तनत पे जो राज कर रहा था इब्राहिम लोदी, वो युद्ध स्थल में मारे जाने वाला ये प्रथम बन गया, क्योंकि युद्ध स्थल में यही पहला ऐसा था कि जो भी मारा गया था। प्रथम और अंतिम दोनों बोलिए, यही था। ठीक है,
चलिए बात करते हैं 24 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। 24 क्वेश्चन नंबर है कि निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की जो है रचना की? कौन किया था अपनी कविताओं का रचना? तो और कोई नहीं, सिकंदर लोदी का नाम आता है। किसका नाम आता है? सिकंदर लोदी का। सिकंदर लोदी जो है, सिकंदर लोदी वंश का ही है ये भी। सिकंदर लोदी का समय काल अगर पूछे, सबसे पहले आगे ये बताइए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो याद कीजिए 4089, ठीक है, बहलोल लोदी के बाद आया था ये, और 1570 तक चला था, क्योंकि 70 के बाद इब्राहिम लोदी आ जाता है ना। चलिए, तो ये जान गए। अब चलिए और जानते हैं कि सिकंदर लोदी जो है गुलरुखी उपनाम से फारसी में जो है कविता लिखता था। तो फारसी में कविता लिखता था कौन? सिकंदर लोदी। उस कविता का नाम बता सकते हैं? तो गुलरुखी, ठीक है, ये जान लीजिए। आगे बात करते हैं। सिकंदर लोदी जो था शिक्षित और विद्वान था, मतलब ज्ञानी भी था, पढ़े लिखा था, और क्या। चलिए और भी जानते हैं। सिकंदर लोदी जो है एक योग्य शासक सिद्ध हुआ। मतलब योग्य शासक जो था, समझदार कहिए, समझदार है तभी तो योग्य है, ये आप जानते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। और इसने भूमि की जो है, सिकंदर लोदी जो है, इसने मतलब सिकंदर लोदी ने भूमि के लिए क्या किया? पैमाइश के लिए एक गज ए सिकंदरी का जो है प्रचलन करवाया। मतलब मापने के लिए, पैमाइश मतलब करने के लिए, भूमि की जो है पैमाइश के लिए गज ए सिकंदरी का प्रचलन चलवाया था। याद रखिए, प्रचलन करवाया कौन? सिकंदर लोदी, अपने नाम से ही चलवाया था। इसने चुंगी, किसने? सिकंदर लोदी ने चुंगी तथा व्यापारिक कर हटा दिए। मतलब जो चुंगी चलते थे, टैक्स था, चुंगी एक टैक्स है और एक व्यापारिक टैक्स था, वो दोनों को हटा दिया था कौन? सिकंदर लोदी। जिससे क्या हुआ? अनाज, कपड़ा एवं आवश्यकता की अन्य वस्तुएं सस्ती हो गई। सोचिए, जैसे जो टैक्स हटा, कपड़ा, अनाज, आवश्यकता की जो भी वस्तु थी उसमें जो है सस्ती हो गई, तो आसान हो गया लोगों के लिए, ये आप जान गए। चलिए आगे बात करते हैं। 25 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। तो आगरा शहर का संस्थापक कौन था? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, आगरा शहर का संस्थापक हमारा सिकंदर लोदी था, है ना, जानते हैं। चलिए अब और जानते हैं इसके बारे में। तो सुनिए, सिकंदर लोदी का शासनकाल जो है कब से कब तक रहा? तो 1489 से लेके 1517 ईस्वी तक जो है रहा था, ठीक है, 1570 तक रहा था। अब देखिए 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर का जो है स्थापना किया, मतलब आगरा शहर की स्थापना किया। कौन किया? सिकंदर लोदी ने। कब की? आगरा की स्थापना किसने की? तो सिकंदर लोदी ने किया। कब किया? 1504 ईस्वी में किया। 1506 में क्या किया? दिल्ली से जो है, दिल्ली से राजधानी आगरा स्थानांतरित कर दिया। कौन? सिकंदर लोदी, ये जान लीजिए। सुनिएगा, सिकंदर मतलब लोदी ने मुहर्रम में ताजिया एक निकलता था, ताजिया निकालना बंद कर दिया, ठीक है, तथा मस्जिदों को सरकारी संस्थाओं का रूप जो है प्रदान करके उन्हें शिक्षा का केंद्र बनाने का प्रयत्न किया। ठीक है, शिक्षा का केंद्र बनाने का प्रयत्न कर दिया। ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। 26 क्वेश्चन नंबर की बात करूं तो दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान द्वारा अंतिम रूप से गुलाम तुर्कों के समूह चरीशा को जो है समाप्त किया गया? ठीक है, बता सकते हैं को समाप्त किया गया? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, बलबन द्वारा। किसके द्वारा? बलबन द्वारा। ये क्लियर हो गया। अब चलिए जानते हैं। तो सुनिए, बलबन ने अंतिम रूप से गुलाम तुर्कों के समूह चलीशा को समाप्त कर दिया, ठीक है, क्योंकि यह समूह जो है सुल्तान के विरुद्ध होने वाली षड्यंत्रों का केंद्र था, इसलिए समाप्त कर दिया। बलबन जो है स्वयं समूह चलीशा का सदस्य रह चुका था, क्योंकि ये खुद समूह चलीशा का सदस्य था, तो इसके बारे में पता था कि षड्यंत्र होते हैं 40 मिलके, हराना, किसको हटाना, किसको रखना है ना, तो ये था। इसलिए वह जो है इनकी षड्यंत्रकारी गतिविधियों से अवगत था। हाँ, अवगत था तभी तो हटाया, है ना, जानता था कि खतरा है, क्योंकि वो खुद ऐसे बना था। 27 क्वेश्चन नंबर है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम राजत्व सिद्धांत की जो है विस्तार से व्याख्या की? बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, बलबन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, बलबन। अब चलिए जानते हैं। सुनिए, बलबन दिल्ली सल्तनत का प्रथम ऐसा सुल्तान था जिसने अपने राजत्व सिद्धांत की जो है विस्तार पूर्वक जो है व्याख्या की। क्या किया? विस्तार पूर्वक व्याख्या किया। तो आपसे ये नहीं पूछेगा, आपसे ये पूछ रहा है कि बलबन जो है दिल्ली सल्तनत का प्रथम ऐसा सुल्तान था जिसने अपनी राजत्व सिद्धांत की जो है विस्तार पूर्वक व्याख्या किया। अपना राजत्व सिद्धांत का विस्तार पूर्वक, अपने आप को ये महान मानता था, जानते हैं ना, बलबन तख्त-ओ-लौह की नीति अपनाया है, पता है ना। और सुनिए, उसके राजत्व सिद्धांत के महत्वपूर्ण तत्व क्या थे? सुन लीजिए बलबन का। तो राज, वंशज,
अर्थात राजा का वंश से संबंधित होना चाहिए। राजत्व सिद्धांत का मतलब ही था कि राजवंशज, मतलब राजा का राजवंश से संबंधित है, मतलब राजा जो है राजवंश से संबंधित होना चाहिए, अन्यथा नहीं। राजत्व को याद किया, राजत्व को दैवीय संस्था मानते हुए बलवंत ने कहा है कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। जिसे ये पूछेगा कि नियामते ए खुदाई बताइए अपने आप को कहने वाला कौन है, तो वो है हमारा बलवंत। ठीक है, आगे बात करते हैं। उसका स्थान जो है केवल पैगंबर के पश्चात है। कहा बलवंत ने चाहा कि ईश्वर शासक और जनता के बीच त्रिपक्षीय संबंधों को राजत्व का अधिकार बनाना चाहा। राजत्व का जो सिद्धांत था ना, वो सोचा ईश्वर शासक और जनता के बीच त्रिपक्षीय संबंध है। बस इतना जान लीजिए। चलिए 28 क्वेश्चन नंबर है कि चचनामा के अनुसार छठवीं 7वीं शताब्दी में जो है सिंधु देश की राजधानी क्या थी बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, अरूढ़। अरूढ़ या अरूढ़ भी बोला जाता है, ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए इसमें हम जानते हैं। जो चचनामा जो नाम जो देख रहे हैं, चचनामा जो नाम देख रहे हैं वो सिंध के राजा चच से लिया गया है, बस इतना जान लीजिए। यह सिंधी, उर्दू और अंग्रेजी संस्करणों से जो है प्राप्त है चचनामा, ठीक है, ये जान लीजिए। इसी ग्रंथ में उल्लेखित है कि अरूढ़ 6वीं 7वीं शताब्दी में जो है सिंध देश की राजधानी के रूप में विद्यमान था। मतलब अरूढ़ जो देख रहे हैं या अरूढ़ जो देख रहे हैं ये राजधानी थी, याद रखिएगा। और ये जो याद रखिएगा चचनामा एक ग्रंथ है, ये भी ध्यान रखना है। 29 क्वेश्चन नंबर है कि किस चंदेल शासक ने महमूद गजनवी का सामना किया था बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर सी विद्याधर, ठीक है, विद्याधर। तो किस चंदेल शासक ने महमूद गजनी का सामना किया, तो वो विद्याधर का। अब चलते हैं आगे, जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे वर्ष 1019 की बात करते हैं, मतलब 1019 से 1022 ईस्वी में महमूद गजनी द्वारा किए गए आक्रमण का जो है चंदेल शासक विद्याधर द्वारा सफलतम प्रतिरोध किया गया था। तो पढ़ते हैं आगे। तो वर्ष 1019 से लेके 1022 ईस्वी तक महमूद गजनी द्वारा जो है किए गए आक्रमण, महमूद गजनी द्वारा आक्रमण किया गया था। 1019 से 1022 के बीच की बात हो रही है, गजनी द्वारा आक्रमण किया गया था। आक्रमण का जो है चंदेल शासक विद्याधर द्वारा जो है सफलतम प्रतिरोध किया गया था। मतलब ये सफलतम प्रतिरोध किए थे, मतलब अच्छे से लड़े थे महमूद गजनवी से, गौरी नहीं है, ठीक है। आगे चलिएगा। इन्होंने क्या किया, किन्होंने, विद्याधर ने 1027 ईस्वी में मालवा के शासक राजा भोज और त्रिपुरा के शासक जो हैं गंगे देव को भी परास्त किया था। कौन परास्त किए थे पता है? विद्याधर। तो आपसे पूछेगा 1027 ईस्वी की बात करें हम लोग, तो मालवा के शासक भोज जी को विद्याधर जी हराए थे। त्रिपुरा के शासक गंगे देव को भी परास्त किए थे। कौन? विद्याधर। जो कि कौन थे विद्याधर? चंदेल शासक थे। चलिए, विद्याधर जो हैं मुख्य रूप से कालिंजर, जेजाक भुक्ति, जिसे वर्तमान में बुंदेलखंड कहा जाता है, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के शासक थे। उसका 28 दिन का झोपड़ा क्या है? तो 28 दिन का झोपड़ा जो है मस्जिद है। क्या है? मस्जिद है। ये आप जानते हैं। चलिए अब जानते हैं इसके बारे में। तो सुनिए, 28 दिन का झोपड़ा जो है, देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा को 28 दिन का झोपड़ा बोला जाता है, ये भी जान लीजिए। 28 दिन का बोलिए, 28 दिन का एक ही है। 28 दिन का झोपड़ा है कहाँ? तो राजस्थान के अजमेर में स्थित कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा वर्ष 1194 में जो है निर्मित एक मस्जिद है। क्लियर हो गए? ठीक है। तो आपसे पूछेगा 28 दिन का झोपड़ा कहाँ है, किस राज्य में है भारत का? तो राजस्थान में। राजस्थान के कौन से जिले में, कौन से क्षेत्र में? तो अजमेर में, क्षेत्र में, याद किया, अजमेर में। अजमेर में स्थित है। तो किसने बनवाया 28 दिन का झोपड़ा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कब बनवाया? 1194 में बनाया। 1194 में बनवाया। ठीक है। और तो हम लोग को बस इतना जानना है कि वो संस्कृत विद्यालय था। और हरिकेली नाटक जो है, याद रखिएगा, हरिकेली नाटक उस दीवार पर उद्धृत था, जिसे मोहम्मद गौरी के आदेश पर ऐबक जो था, गुलाम था ऐबक, जो कि नष्ट करवा दिया और फिर मस्जिद का निर्माण करवा दिया था। क्लियर हो गए? तो इतना तो हो गया क्लियर। अब चलते हैं 31 क्वेश्चन नंबर। 31 क्वेश्चन नंबर को सुनिए। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो कुतुब मीनार की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक किया, ये तो आप जानते हैं, लेकिन पूरा किसने करवाया? तो इल्तुतमिश ने करवाया। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण का जो है गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा जो है वर्ष 1193 में किया गया, 1993 में किया गया, मतलब प्रारंभ कराया गया। समझ गए? मतलब शुरुआत हुई थी।
तो आपसे पूछेगा जैसे अभी ऊपर जो मस्जिद आप पढ़े 28 दिन का झोपड़ा मस्जिद जो पढ़े वो कब बनाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1194 में, और इससे पहले बनाया था 1193 में, जो कि आपको कुतुब मीनार जानते हैं। तो कुतुब मीनार का निर्माण जो है गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था 1193 में, मतलब प्रारंभ करवाया था, शुरुआत करवाया था, ये जान लीजिए। बाद में इल्तुतमिश द्वारा जो है इसकी 3 मंजिलों तथा कालांतर में जो है फिरोज शाह तुगलक द्वारा 5वीं और 6ठी मंजिलों का निर्माण कराया गया था। मतलब कहने को तो इल्तुतमिश तो करवाया था, जो कि तीसरा मंजिल का निर्माण ये करवाया था कौन? इल्तुतमिश। लेकिन अब 5वां और 6ठा मंजिल का करवाया था फिरोज शाह तुगलक, मतलब तुगलक वंश का शासक फिरोज शाह तुगलक करवाया था। ये भी जान लीजिए, पूछ दे देगा फिरोज शाह तुगलक करवाया था, इल्तुतमिश नहीं है ऑप्शन में, तो फिरोज शाह तुगलक, तो फिरोज शाह तुगलक भी टिका रहेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये भी पूछ सकता है कि गुलाम वंश का जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का जो निर्माण करवाया था, उसको 5वीं और 6ठी मंजिल का निर्माण किसने करवाया? तो फिरोज शाह तुगलक, तुगलक वंश ने करवाया, ऐसे बोल सकते हैं। यह जो इमारत है अफगानिस्तान में जो स्थित है जाम की मीनार से प्रेरित है। मतलब जो कुतुब मीनार जो है, कुतुब मीनार इमारत जो है अफगानिस्तान में जो स्थित एक इमारत है जाम की मीनार, उससे प्रेरित था, ये जान लीजिए। क्लियर हो गया? अब चलिए 32 क्वेश्चन नंबर है, 32 क्वेश्चन नंबर है कि मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य जो है दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, एक भाग माना जाता था, तो वो था ऑप्शन नंबर सी इल्तुतमिश। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, तो वो मुस्लिम शासक था इल्तुतमिश। अब चलिए जानते हैं क्या है, तो सुनिए। दार उल इस्लाम का अर्थ ऐसे क्षेत्र से है जहां इस्लाम का शासन चलता था, तो इस्लाम लोग शासन करते थे। सर्वप्रथम भारत में दिल्ली के शासक इल्तुतमिश ने अपने राज्य को दार उल इस्लाम के भाग के रूप में माना था, शासन करता था। ठीक है, इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है, ये तो हम जानते ही हैं, दिल्ली का वास्तविक संस्थापक हम मानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33वां प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार जो है नौरोज का आरंभ करवाया? कौन करवाया? तो ऑप्शन नंबर ए बलबन ने। तो पूछता है कि नौरोज का त्योहार जो है नौरोज किसने शुरुआत किया? तो वो बलबन ने किया। चलिए अब जानते हैं बलबन की बात करते हैं, तो सुनिए बलबन की बात करते हैं। तो देखिए भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार का आरंभ जो है सल्तनत कालीन शासक बलबन द्वारा प्रारंभ कराया गया था। किसके द्वारा कराया गया? बलबन द्वारा प्रारंभ कराया गया। अब बात करते हैं कि भारत में जो प्रसिद्ध फारसी जो त्योहार था, भारत में जो फारसी त्योहार था जिसका नाम नौरोज था, इसका आरंभ जो है सल्तनत कालीन शासक बलबन द्वारा प्रारंभ कराएगा, मतलब शुरुआत करवाया गया। चलिए और जानते हैं। इसके अतिरिक्त अगर देखें तो बलबन ने, मतलब इस त्योहार के अतिरिक्त और देखें बलबन ने सिजदा व पैबोश की प्रथा भी प्रारंभ करवाई। प्रारंभ करवाने का मतलब शुरुआत करवाया। तो आपसे पूछेगा बलबन ने किस किस त्योहार की शुरुआत करवाई? नौरोज, ठीक है, नौरोज, सिजदा और याद रखिएगा पैबोश की जो है प्रथा शुरू की थी। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? नौरोज, ये ध्यान रखना है। आगे चलिए। इल्तुतमिश द्वारा गठित जो चालीसा दल है, दल का सदस्य था ये कौन? बलबन आपका, चूंकि अपने शौर्य व विवेक से अगर देखा जाए, अपने शौर्य और विवेक से देखा जाए, शौर्य और विवेक से मतलब बुद्धि से शासक बन गया था। इसी चालीसा दल का था, इसलिए बलबन जाके बाद में हटा देता है इस चालीसा को, ठीक है, समाप्त कर देता है। तो इसलिए आता है कि चालीसा को समाप्त करने वाला शासक कौन था? तो बलबन था, क्योंकि वही खुद था इससे, और वो ऐसे ही बना था, तो वो जानते थे कि ऐसे षड्यंत्र हो सकते हैं। चलिएगा 34। अब देखिए 34 की बात करते हैं तो हजार दिनारी, ठीक है, हजार दिनारी नाम से किसे जाना जाता था? बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी मलिक काफूर को। हजार दिनारी या हजार दिनार के नाम से किसे जाना जाता था? तो मलिक काफूर को। ठीक है, दिनारी बोलिए या दिनार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही नाम है। देखिए मलिक काफूर जो है अलाउद्दीन खिलजी का जो है प्रसिद्ध गुलाम व सेनापति था। हम जानते हैं मलिक काफूर के मदद से ही तो जीता है साउथ इंडिया के तरफ के क्षेत्र को, याद रखिएगा, जो कि हम पढ़ चुके हैं ना। बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान नुसरत खान से, ठीक है, सुल्तान नुसरत खान से इसे 1000 दिनार में खरीदा था, इसलिए उसे हजार दिनार कहा जाता है। ठीक है, किसे? मलिक काफूर को। किससे खरीदा था ये अलाउद्दीन खिलजी? तो ये नुसरत खान से खरीदा था, सुल्तान नुसरत खान से जो है खरीदा था।
कितने में? 1000 में। इसी कारण से 1000 दिनार कहा जाता है, ये आप जानते हैं। जो है सुल्तान की दुष्ट प्रतिभा के नाम से भी जाना जाता है। किसे? मलिक काफूर को। देखिए, खिलजी मतलब अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जब दक्षिण की ओर विजय कर रहा था या विजय जीत रहा था, तो इसमें मलिक काफूर की भूमिका बहुत रही थी। इसलिए बोला जाता है कि दक्षिण की विजय में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था मलिक काफूर, जो कि हम बात कर चुके हैं। आगे 35 क्वेश्चन नंबर है कि इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? तो ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी ने किया। किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। आप जानते हैं, चलिए हम जानते हैं और भी। अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा के अधिकारों को मानने से इनकार कर दिया। तो पूछता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किसको मानने से इनकार कर दिया? तो खलीफा के अधिकारों को मानने से इनकार कर दिया। माना कर दिया, ये तो आप जान गए। जबकि कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। सोचिए इसने आपसे कि अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम क्या है? तो अली गुरशप्पा है। गुरशप्पा है, याद रखिएगा, गुरशप्पा था। 36 प्रश्न है कि सल्तनत काल में जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की, मतलब शुरुआत की? तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। वितरण कहिए या सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहिए, यह अलाउद्दीन खिलजी करवाया था। अब चलिए अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं, तो सुन लीजिए। अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की, ये हम जान गए, प्रारंभ किया। सार्वजनिक की बात करते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को जो है बाजार नियंत्रण प्रणाली भी कहा जाता है, जो कि मैंने ऊपर बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली, बाजार नियंत्रण प्रणाली, ये सब जो है कौन करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी। तो इसी सार्वजनिक वितरण को बाजार नियंत्रण प्रणाली भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने कीमतों पर नियंत्रण करने में या करने के लिए जो है मलिक काबुल को जो है सहाना याद रखिएगा, या बाजार अधीक्षक नियुक्त किया, जिसके नेतृत्व में बाजार की कीमतें निश्चित की गई और इस मूल्य पर जो है व्यापारी अपना माल जो है बेचने के लिए विवश थे। सोचिए, विवश हो गए थे। ठीक है, तो इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। 37 की बात करें, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना की नियुक्ति की? बताइएगा, नियुक्ति किया। तो वो था ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, नियुक्त किया था। आगे चलते हैं, जानते हैं सुरक्षा हेतु किया था। तो सुनिए, अलाउद्दीन खिलजी एक शक्तिशाली और कुशल शासक था, ये तो हम जानते हैं, सब लोग जानते हैं भाई। उसने क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी ने एक मजबूत केंद्र सरकार की स्थापना की। किसकी की? केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है स्थापना किया। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। वह राज्य का सर्वोच्च अधिकारी था। वह जो है दैवीय अधिकार के इतिहास में विश्वास करता था। मतलब दैवीय अधिकार की अगर बात करें या दैवीय अधिकार के इतिहास की बात करें, उसमें यह विश्वास करता था अलाउद्दीन खिलजी। सुल्तान खुद को ईश्वर का प्रतिनिधि या ईश्वर की जो है छाया मानने लगा था, ये भी जान लीजिए। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए एक शक्तिशाली और विशाल सेना रखी थी, याद रखिएगा। अपनी मतलब मजबूत साम्राज्य को बचाने के लिए मजबूत तो सैनिकों की नियुक्ति का प्रभारी आरिज ए मुबालिक था। मुबालिक कहा जाता था, याद रखिएगा। सैनिकों के नियुक्ति के प्रभारी को कहा जाता था आरिज ए मुबालिक। आगे बात करते हैं 38 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? तो वो था तुगलक वंश का। तो गाजी मलिक है कौन? तो गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक को, ये जानते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। तो चलिए सुनते हैं। तो गयासुद्दीन तुगलक का जो है वास्तविक नाम गाजी मलिक था। क्या था? गाजी मलिक था, ये आप जान गए। और चलिए जानते हैं, यह जो है तुगलक वंश का संस्थापक था। क्या था? तुगलक वंश का संस्थापक था गाजी मलिक, जिसे गयासुद्दीन तुगलक कहा जाता है। इसका वास्तविक नाम है गाजी मलिक, याद रखिएगा। आगे पढ़ते हैं। गाजी मलिक ने मंगोलों को बार बार पराजित किया, इस कारण वह मालिक उल गाजी नाम से प्रसिद्ध था। मतलब मंगोलों को पराजित करने वाला ये जो गयासुद्दीन तुगलक है, उसे एक नाम जाना जाता है, उसका नाम है मलिक उल गाजी के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ था। इसी नाम से वो जाना जाने लगा, ये ध्यान रखना है। और गाजी मलिक जो है इसका वास्तविक नाम था, लेकिन जब गद्दी पे बैठा तो गयासुद्दीन तुगलक के नाम पे बैठा। क्लियर है?
और बात करते हैं गियासुद्दीन तुगलक बोले या गयासुद्दीन तुगलक एक ही है। तो गियासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में तुगलकाबाद नामक शहर की जो है नींव जो है ढाली जो कहिए, और तुगलकाबाद शहर को ही अपनी राजधानी बनाया था। तो तुगलकाबाद की स्थापना जो है, शहर की स्थापना जो है किसने किया? तो गयासुद्दीन तुगलक ने किया, जिसका वास्तविक नाम गाजी मलिक था। ठीक है, मलिक था। एंड क्वेश्चन नंबर है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया था? ये बहुत बार VVI क्वेश्चन याद रखिएगा, तो बताइएगा। तो ये था फिरोज शाह तुगलक करवाया था। समझ गए, तुगलक वंश में बहुत काम हुआ था। देखिए शासन किया था, तो गुलाम वंश क्या था 11 वर्ष, मतलब 11 वर्ष बोल रहा हूँ, 11 शासक किया था। और दूसरे नंबर पे आपका आता है तुगलक वंश, जो कि 9 शासक थे। तीसरे नंबर पे आता है खिलजी, और फिर आपका 5वां पे सैयद, और सबसे कम समय के लिए आया था लोधी वंश। चलिए वो सब बातें तो बाद में, आगे चलते हैं। सुनिए, तुगलक वंश के शासक जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने सर्वप्रथम नहर का निर्माण कराया था। तो आपसे पूछेगा सर्वप्रथम नहर का निर्माण किसने करवाया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया। तुगलक वंश का यही शासक था। परंतु सर्वाधिक मात्रा में नहरों का निर्माण जो है फिरोज शाह तुगलक द्वारा करवाया गया था। मतलब सर्वाधिक मात्रा में नहरों का अगर बनवाया गया तो फिरोज शाह तुगलक के समय, लेकिन शुरुआत कौन किया था? मोहम्मद बिन तुगलक किया था। चलिए, अंग्रेज इसे सिंचाई विभाग का जनक कहते थे। किसे? फिरोज शाह तुगलक को। फिरोज शाह तुगलक को सिंचाई विभाग का जनक कहते थे। इसने 4 नए शहर फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर और हिसारा की स्थापना की थी। समझ गए? मतलब सोचिए, नहर का निर्माण तो बहुत ज्यादा करवाया, सर्वाधिक करवाया। शुरुआत लेकिन किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, और इसे बहुत सारे नहरों की अगर बात करें बनाया था तो ये फिरोज शाह तुगलक, इसलिए इसे सिंचाई का विभाग का जनक भी कहा जाता है अंग्रेजों के द्वारा, ये भी जान लीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि 4 नए शहर की स्थापना किया था, ये जो है नाम बनाया था, जिसका फिरोजाबाद के नाम से जाना जाता है, फतेहाबाद के नाम से जानते हैं, जौनपुर के नाम से जानते हैं, और हिसार के नाम से जानते हैं। तो फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर और हिसार, इसकी स्थापना किया था, इस शहर का स्थापना किया था, 4 शहर का। कौन? फिरोज शाह तुगलक। 40वां प्रश्न की बात करें तो राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था कौन? तो ऑप्शन नंबर बी, फिरोज तुगलक। कौन है? फिरोज तुगलक। अब चलिए जानते हैं, सुनिए। फिरोज शाह तुगलक तुगलक वंश का एक मुस्लिम शासक था, ये हम जानते हैं। 51 से लेकर 1378 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया, ये भी जान गए। अब सुनिए, वह जो है राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था। मतलब राज्य के खर्च पर हज होता था, हज की व्यवस्था करने वाला पहला ये भारतीय शासक बना था फिरोज शाह तुगलक। समझ गए? और कालांतर में मुगल वंश की स्थापना के बाद अकबर पहला मुस्लिम शासक था जिन्होंने राज्य के खर्च पर जो है हज यात्रा का प्रबंध किया था। फिरोज शाह तुगलक ने हिंदुओं पर जजिया जो है कर भी लगाया था, ये भी जान। 41 क्वेश्चन नंबर है कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? बताइएगा। तैमूर के आक्रमण के बाद अगर बात करें भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ, तो वो हुआ सैयद वंश का। ये जान लीजिए, सैयद वंश का स्थापना हुआ। अब जानते हैं क्या है। तो देखिए, तैमूर के आक्रमण के कारण दिल्ली सल्तनत का केंद्रीय नेतृत्व जो है पूर्णतया नष्ट हो चुका था, तथा केंद्रीय सत्ता के अभाव में खिज्र खां ने 1414 ईस्वी में, मतलब 1414 में दिल्ली की सत्ता पर दौलत खां लोधी को हराकर, दौलत खां लोधी को अपदस्थ मतलब होता है पद से हटाकर, ठीक है, सैयद वंश की स्थापना की थी। ये जान गए। और सैयद वंश ने सबसे कम समय 37 वर्ष तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। मतलब सबसे कम समय पर अगर शासन करने वाला था तो वो सैयद वंश था, ये जान लीजिए, सबसे कम तक। क्लियर हो गया? 37 वर्ष तक। सुनिए, 42 है कि निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? अन्न मतलब खाने वाला, ठीक है, बताइएगा। समाप्त करने के लिए जाना जाता है तो वो है सिकंदर लोधी। ये तो किया था, पढ़े थे ऊपर। अब चलिए इसको पढ़ लेते हैं। सिकंदर लोधी ने कृषि व वाणिज्य व्यापार के विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए थे, याद रखिएगा। उसने कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अनाज के ऊपर से कौन सा कर था? जकात नामक कर को हटा दिया। जकात
ज़कात नामक कर को हटाने वाला बताइए दिल्ली सल्तनत का शासक कौन है? तो सिकंदर लोदी है ना? जो कि क्या था? वो अन्न पे जो है टैक्स हटाने वाला शासक था। कौन? सिकंदर लोदी। आगे बात करते हैं, हटाया राज्य में कठोर कानून व्यवस्था के माध्यम से व्यापारिकों को संरक्षण भी प्रदान किया। सोचिए, संरक्षण भी प्रदान करता था। आगे बात करते हैं, इसने भूमि की जो है पैमाइश कराई, भूमि की पैमाइश करवाई, मापन करवाया, याद रखिएगा। इसके लिए उसे गज-ए-सिकंदरी नामक पैमाने का निर्माण करवाया। तो गज-ए-सिकंदरी का जो पैमाना का जो है निर्माण किसने करवाया? तो सिकंदर लोदी करवाया था। जो क्या था वो? भूमि के पैमाइश था, भूमि के मापन के लिए बनाया गया था। और याद कितना इंच का था? तो 30 इंच का था, याद रखना है। क्लियर हो गए? तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, दिल्ली